Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 17th May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में हम आज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कवर करेंगे. ये आर्टिकल आज इंडियन एक्सप्रेस में मेंशन किया गया है. एंड आफ्टर दैट विल कवर the repo rate in India. This article is mentioned in today's The Hindu newspaper. So let's begin with it. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला आर्टिकल द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से रिलेटेड है. वेल रिसेंटली दिस एंटायर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 is in news, as Supreme Court today is going to hear an appeal which is against the video survey of Varanasi's Ganwappi Mosque. So a Muslim body says that the survey violates the 1991 law which is the Places of Worship Act. तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये समझना that what is this law, and इस लॉ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स आई हैं, इस इशू को कंप्लीट करते हैं. So it is the Places of Worship Act. Now, अगर हम थोड़ा सा इस पूरे इशू को समझें तो ये कंट्रोवर्सी 1991 में इरप्ट हुई थी, जब कुछ द ग्रुप ऑफ लोकल प्रीस्ट दे सॉट परमिशन टू वर्शिप इन ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स. दे क्लेम दैट कि जो मॉस्क है दैट वाज बिल्ट ऑन द डिमोलिश्ड पोर्शन ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल, कि ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में जो मॉस्क बनी हुई है ये एक मंदिर के ऊपर बनी हुई है, द डिमोलिश्ड पोर्शन ऑफ द काशी विश्वनाथ टेम्पल. तो इसीलिए लोकल प्रीस्ट दे वर सॉट टू टेक द परमिशन टू वर्शिप देयर. एंड उस टाइम पे 1991 में ये जो कंट्रोवर्सी है ये इरप्ट हुई थी. द मैटर वॉज रीएग्निगेटेड, ये दोबारा रीएग्निगेट हो चुका है. Now the petitioners are demanded an archaeological survey of ज्ञानवापी complex. लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगाया है. They have stayed the archaeological study of this complex. तो एक वीडियोग्राफिक सर्वे ऑफ द मॉस्क ऑर्डर किया गया, and this was ordered on the plea of some women petitioner who seek to perform worship of idols that are said to be located on the walls of the mosque. एंड मुस्लिम साइड ने इस पूरे इशू को एलिज्ड किया कि ये बायस्ड है फ्रॉम द साइट ऑफ कोर्ट अपॉइंटेड कमिश्नर ऑफ द सर्वे, एंड दे कॉल दैट वीडियोग्राफी इनसाइड द मॉस्क इज वायलेशन ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991. एंड कोर्ट ने इस काशी विश्वनाथ टेम्पल, ये जो ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स है, इसकी वीडियोग्राफी की कंटिन्यूशन के लिए ऑर्डर दिए, and they asked to submit the report. अब यहाँ से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. जैसे तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको काशी विश्वनाथ टेम्पल और ज्ञानवापी मॉस्क साइट के बारे में पता होना चाहिए. तो हिस्ट्री भी अगर हम देखें तो जो ज्ञानवापी मॉस्क है ये कहा जाता है, इट इज़ बिलीव दैट दिस वॉज बिल्ट इन 1669 ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगज़ेब. औरंगज़ेब के रेन के दौरान ज्ञानवापी मॉस्क बनाया गया. एंड इट इज सेड दैट ही ऑर्डर्ड द डिमोलिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग विश्वेश्वर टेम्पल एंड उसकी जगह पे मॉस्क बनाई गई. इट इज़ ऑल्सो मैंशनड इन 1937 बुक हिस्ट्री ऑफ बनारस फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स डाउन टू 1937. दिस इज रिटन बाय A.S. आल्तेकर. एंड कहा गया कि इस मस्जिद का जो नाम है, इस मॉस्क का जो नाम है, दिस वाज डिराइव्ड फ्रॉम एन एडजॉइनिंग वेल, द ज्ञानवापी, द वेल ऑफ नॉलेज. द plinth of the temple was left untouched and it served as the courtyard for the mosque. One of the walls of the temple became Qibla wall, the most ornate and important wall in the mosque which faces the Makkah. The material, from the destroyed temple, it was used to build the mosque.
and an old sculpture of Nandi bull inside the compound of the present Kashi Vishwanath temple faces the wall of the mosque instead of the sanctum sanctorum of the temple. It is believed that Nandi is in fact facing the sanctum sanctorum of the original विश्वेश्वर टेम्पल. एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो मॉस्क है ये एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्टेड साइट नहीं है और इसके मेंटेनेंस में और अपकीप में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कोई रोल भी नहीं है. नेक्स्ट कम्स काशी विश्वनाथ टेम्पल. नाउ ये शिव टेम्पल की जो डिटेल्स हैं इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन काशी खंड ऑफ द स्कंद पुराना. उस पुराना के अंदर कहा जाता है कि इसे मेंशन किया गया है. एंड काशी विश्वनाथ टेम्पल इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हरिचंद्र इन 11th सेंचुरी. एंड जो प्रेजेंट काशी विश्वनाथ टेम्पल है ये 18th सेंचुरी में बनाया गया है बाय रानी इलाहाबाई ऑफ होलकर इंदौर इमीडिएटली इन द साउथ ऑफ द मॉस्क. इस बिल्कुल मस्जिद के साउथ में. दिस टेम्पल स्टैंड्स ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ द होली रिवर गंगा and it is among one of the 12 Jyotirlingas, the holiest temples of the Shiv. The main deity, it is known by the name over here as Vishwanatha or Vishveshwara, which means the ruler of the universe. And the two domes of the temple, they were covered by the gold which was offered by Punjab Kesari Maharana Ranjit Singh in 1839. Many Hindus have long believed that the original lingam of the erstwhile Vishveshwar temple was written by the priest inside the Gyanvapi well during the Aurangzeb's raid. तो claims क्या रहे हैं? देखो time to time petitioners ने अपने अपने claim mosque के ऊपर किए हैं, saying that it remains the original sacred place of Hindu worship. And जो places of worship act है 1991, it mandates that the nature of all the places of worship except the one in Ayodhya shall be maintained as it was on 15th August 1947 and there should be no encroachment of any such place prior to the date can be challenged in the courts. And this provision applies to this disputed complex in Varanasi as well. तो ये तो बात थी इन दोनों साइड्स की. लेकिन हमारे लिए क्लेम्स पॉइंट ऑफ व्यू और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये साइट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. इस आर्टिकल में तो नहीं था. यहाँ पे मेनली जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसकी बात की गई है. तो एम अगर हम देखें तो एम तो यही है कि इट सीक्स टू प्रोहिबिट द कन्वर्जन ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड टू मेंटेन इट्स रिलीजियस कैरेक्टर. जो 15th अगस्त 1947 के टाइम पे उस पर्टिकुलर जगह का रिलीजियस कैरेक्टर था दैट शुड बी मेंटेन्ड एज सच. इफ वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, इट बार्स द कन्वर्जन in full or part of a place of worship of any religious denomination into a different religious denomination. किसी भी place of worship को आप उसका nature change नहीं कर सकते, आप उसका religious character change नहीं कर सकते. Even a different segment of the same religious denomination cannot be done. Any suit or legal proceeding regarding the conversion of a religious character of any place of worship existing on 15th August 1947 pending before any court shall end and इस पूरे मैटर को लेकर कोई भी नए सूट्स को एड्रेस नहीं किया जाएगा. यहाँ पे एग्जेम्पशंस दी गई. एग्जेम्पशंस सेक्शन 5 में कि कहा गया कि ये जो एक्ट है ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस जो है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा. And this law exempts any place of worship which is an ancient and historical monument or an archaeological site which is covered by the Ancient Monuments or the Archaeological Sites and Remains Act 1958. अब इस एक्ट को लेकर भी कंट्रोवर्सी है. Now ये जो एक्ट है this was brought during PV Narasimha Rao period. And at a time when the Ram temple movement was at its peak. और बाबरी मस्जिद was still standing.
But at that point, L.K. Advani's Rath Yatra and his arrest in Bihar and the firing on the car sevaks in Uttar Pradesh had raised the communal tensions. And the bill was said to be adopted to prevent any new controversies from arising in respect of the conversion of any religious place, the places of worship. इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया on the basis that the law was a contravention on the principle of secularism which is laid by the Constitution of India. लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन रेज किया गया है वो ये है कि जो सर्वे गेनप्पी कंपाउंड में हो रहा है, does this lead to an exemption from the Places of Worship Act? इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को लेकर अयोध्या जजमेंट में क्या कहा है? So the court has provided a guarantee for the preservation of religious character of the places of worship. जिस तरह जो भी जगह 15 अगस्त 1947 तक थी वैसी ही रहे, and against the conversion of the places of public worship. And Supreme Court held that the state has enforced a constitutional commitment to uphold equality of all the religions. Secularism, which is the part of basic feature of our constitution. अगर हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें तो ये एक तरीके से नॉन डेरोगेबल ऑब्लिगेशन इम्पोज करती है, मतलब जिसकी इन्फ्रिंजमेंट इज नॉट जस्टिफाइड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. ये एक नॉन डेरोगेबल ऑब्लिगेशन है towards our commitment to secularism. So this entire issue is in news. तो I hope आपको idea हुआ होगा what is the issue and what is the role of the Places of Worship Act 1991. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर से है. द टाइटल इज़ द रेपो रेट इन इंडिया. वेल इस आर्टिकल में हम समझेंगे दैट हाउ डज रेपो रेट वर्क, हाउ डज इट अफेक्ट आवर कंट्रीज इन्फ्लेशन एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इट्स एफिकेसी. तो काफ़ी दिनों से हम रेपो रेट की बात कर रहे हैं, स्पेशली ऑन May 4th when Reserve Bank of India announced that the bank's monetary policy committee has held off an off-cycle meeting and इस मीटिंग के दौरान जो पॉलिसी रेपो रेट है उसे 40 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज़ किया गया एंड नाउ इट स्टैंड्स एट 4.40% और 4.40% विद इमीडिएट इफेक्ट. एंड इसे लेकर इन्फ्लेशन जो कि काफ़ी अलार्मली राइज कर रही है और ग्लोबली बहुत फास्ट स्प्रेड कर रही है because of the ongoing geopolitical tensions. हमने ऑलरेडी रेपो रेट का जो पूरा टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, उसे काफ़ी डिटेल में कवर किया था. आप अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में भी इसे पढ़ते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें दैट व्हाट इज़ रेपो रेट, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि RBI यूज़ करता है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी. कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं. एंड रेपो रेट की अगर हम बात करें तो RBI इसे डिफ़ाइन करता है कि ये एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है जिसके बेसिस पे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको ओवरनाइट लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़. एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है LAF. इसके बेसिस पे जो बैंक्स हैं वो अपना कोलेटरल रखती हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ रखती हैं और RBI उनको लोन देता है, लेट्स से ओवरनाइट फंडिंग. तो जिस इंटरेस्ट रेट पे RBI कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है दैट इज़ कॉल्ड एज रेपो रेट. तो जब भी बैंक्स के पास शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है फंड्स के लिए तो उस टाइम पे वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो उनके पास होती हैं, बैंक्स के पास होती हैं, वो RBI को दे देते हैं एंड इन टर्न दे बोरो मनी फ्रॉम RBI अगेंस्ट दीज सिक्योरिटीज़. एंड जिस इंटरेस्ट रेट पे ये किया जाता है उसे कहा जाता है रेपो रेट. तो क्योंकि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है
जो आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से, सपोज एसबीआई गया, आईसीआईसीआई गया, तो आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लेगा लोन देते हुए, तो दिस इज कॉल्ड एज रेपो रेट। ये एक की बेंचमार्क है जो कि फर्दर प्राइसेस ऑफ द लोन जो कि आगे जो बैंक्स ने अपने बोरोवर्स को देना है उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट रखता है। एंड रेपो रेट इज़ अ वेरी क्रूशियल मॉनिटरी टूल एज वेल। जब गवर्नमेंट के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जब वो सिक्योरिटीज़ रीपरचेज करते हैं फ्रॉम द कमर्शियल लेंडर्स, दे डू सो एट द डिस्काउंटेड रेट, दिस इज नोन एज रेपो रेट। एंड रेपो रेट से जो सेंट्रल बैंक्स हैं, इट अलाउज द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द मॉनिटरी सप्लाई विद इन द इकोनॉमीज। अब अगर फंड्स को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो रेपो रेट की वैल्यू चेंज कर दो। कैसे? अब देखो, देर इज़ ऑल्दो वी हैव दिस डायरेक्ट लोन प्राइसिंग रिलेशनशिप, जहाँ पे रेपो रेट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट टूल बनता है, जिसके अंदर जो फंड्स की लिक्विडिटी है उसे रेगुलेट किया जाता है हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर ना। मान लो कि रेपो रेट डिक्रीज़ कर दिया गया, अब बैंक्स अपनी सिक्योरिटीज़ कोलेटरल रखेंगे आरबीआई के पास और इन टर्न में उनको क्या मिल जाएगा? कैश। अब मान लो कि हमारे पास रेपो रेट कम है, तो बैंक बोलेंगे अरे वाह, इंटरेस्ट रेट तो बहुत ही कम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो जनरल इकोनॉमी है वहाँ पे भी जो मनी की सप्लाई, बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो वो क्या कर सकते हैं, उनको रेपो रेट कम देना पड़ रहा है, तो जो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है उसे डिक्रीज़ कर देंगे। लोन सस्ते हो गए, ज़्यादा लोग लोन लेंगे और इकोनॉमी में पैसों का फ्लो बढ़ेगा। अब इन्फ्लेशन चल रही है, और इन्फ्लेशन मेनली क्यों कॉज है? बिकॉज राइट नाउ मोर मनी इज चेजिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई, लेकिन इकोनॉमी में इस वक्त लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केस में इकोनॉमी से जो लिक्विडिटी है उसे सक करना है, लोगों के पास कम पैसे हों, तो उसमें क्या किया जाएगा? रेपो रेट को इंक्रीज़ किया जाएगा। जब बैंक्स को लोन महंगे मिलेंगे तो आम बोरोवर्स को जो वो लोन देंगे वो भी क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। लोग लोन कम लेंगे, लोगों के पास पैसा कम होगा, एंड जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आएगी। इन्फ्लेशन बेसिकली डिमांड ड्रिवन प्राइस गेन है, डिमांड बढ़ती है तो पैसे बढ़ते हैं। या फिर सप्लाई साइड फैक्टर, अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ जाए, जो प्रोड्यूसर है गुड्स एंड सर्विसेज का वही दाम बढ़ा दें, तब भी इन्फ्लेशन होती है। एंड ये कॉम्बिनेशन इफेक्ट भी हो सकता है कि डिमांड भी ज़्यादा है और सप्लाई साइड प्रेशर भी है ना। रेपो रेट के ऊपर जो चेंजेस किए जाते हैं, ये अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट रेट है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है, ये उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट लेकर आता है। इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो जो कंजम्पशन है, जो लिक्विडिटी है, वो बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट ज़्यादा हो जाएगी तो कंजम्पशन और लिक्विडिटी कम हो जाएगी। बट ये मेनली जो डिमांड साइड है उसके ऊपर फोकस करता है। ये जो सप्लाई साइड के जो इश्यूज़ हैं उनको ये डायरेक्टली यहाँ पे डील नहीं कर सकता, चाहे वो क्रूड ऑयल या मेटल हो, या जो इम्पोर्टेंट फूड आइटम्स हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, इनके प्राइसेस की बात हो, तो वो इससे डील नहीं कर सकता। What are the other factors that influence the repo rate's efficacy? So there are other factors as well. Repo rate increases the impact of real economy with a lag. Now, February 2021 में RBI की एक एनुअल रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। एंड इस रिपोर्ट में देखा गया, इसमें बेसिकली इट वाज द चैलेंज फॉर द एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसिंग, इट इज़ टू मिनिमाइज द ट्रांसमिशन लैग। जो पॉलिसी रेट में जो चेंजेस आते हैं और जो ऑपरेटिंग टारगेट्स हैं उसमें जो ट्रांसमिशन लैग है उसे रिड्यूस करने की यहाँ पे बात की गई है। एंड दिस इज़ द केस इन विच द मैंडेट इज़ टू कीप minimum term inflation anchored at 4%. We know this.
मॉनेटरी पॉलिसी की जो रेंज है वो है कि हमें एवरेज इन्फ्लेशन कितनी चाहिए, 4% ±2% चलेगा। 2% की टॉलरेंस रेंज रखा गया है। 2% मोर मतलब 6%, 2% लेस मतलब 2%, तो 2 to 6% की रेंज है, लेकिन कोशिश यही हो कि जो इन्फ्लेशन है वो कहाँ पे एंकर्ड रहे, 4% पे। और आरबीआई ने अपनी इस रिपोर्ट में ये नोट किया था देयर वो सेवरल चैनल्स ऑफ ट्रांसमिशन, इंटरेस्ट रेट चैनल, द क्रेडिट और बैंक लेंडिंग चैनल, एक्सचेंज रेट चैनल, जिसके थ्रू जो ट्रेडेबल या नॉन ट्रेडेबल जो हमारे पास आइटम्स हैं उनके रिलेटिव प्राइसेस को ऑपरेट किया जा सकता है। द एसेट प्राइस चैनल्स इम्पैक्टिंग द वेल्थ और द इनकम, it comes from the holding of the financial assets. एंड जो एक्सपेक्टेशनल चैनल्स हैं वो हाउस होल्ड की परसेप्शन कैसी है, बिजनेस की परसेप्शन कैसी है, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स आउटलुक, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो दीज कंड्यूट्स ऑफ ट्रांसमिशन दे इंटरवाइन एंड ऑपरेट इन कंजंक्शन एंड दे आर डिफिकल्ट टू डिसटेंगल। तो इसलिए देयर आर सो मेनी अंडरस्कोरिंग चैलेंजेस जो कि मॉनेटरी अथॉरिटीज़ फेस करते हैं टू इंश्योर कि जो रेपो रेट के अंदर चेंजेस किए गए हैं वो एक्चुअली में जो पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव जो था उसे अचीव करने में हेल्प करें। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।